बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो कि पहले की क्लासेस थी उसे करके रिवाइज करके ही आज की क्लास में आए होंगे। आज के पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के हमने क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। पुष्प की संरचना देखी थी। पुष्प की संरचना देखने के बाद हमने पहले नर जननांग के बारे में देखा था कि पुष्पों में नर जननांग कौन से हैं, उनमें नर युग्मक का निर्माण कैसे होता था, ये चीज देखी थी। फिर हमने मादा जननांग के बारे में पढ़ा था, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इस बात के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं अपने इस अध्याय का दूसरा सब टॉपिक, दूसरा विषय जहां पे हम पढ़ रहे हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में। युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है पुष्पीय पौधों में उसे हम परागण कहते हैं। परागण की जो प्रक्रिया होती है ये मुख्यतः हमने देखा था कि दो प्रकार से होती है। क्या होती है परागण की प्रक्रिया कि पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि परागण दो प्रकार से हो सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। हमने पढ़ा था कि परागण जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में हमने पढ़ा था कि स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही पौधे के दो अलग अलग या एक ही पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में हमें किसी बाह्य माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि परपरागण में हमें क्या देखते हैं कि जब परागकोश से पुंकेसर का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परपरागण कहते हैं। हमने देखा था कि स्वपरागण की दो निम्नलिखित विधियां थी। एक हमने देखा था ऑटोगैमी या जिसे हम स्वयुग्मन कहते थे। दूसरी प्रक्रिया हमने देखी थी सजात पुष्पीय परागण। स्वयुग्मी में हमने देखा था क्या कि जब एक ही पुष्प के जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट के एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी स्वयुग्मन। के साथ ही जब हमने देखा था सजात पुष्पी परागण में तो यहाँ पे एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प होते हैं, पुष्प अलग अलग होते हैं लेकिन वो पुष्प लगे एक ही पौधे पे होते हैं, तो ये भी स्वपरागण का ही एक प्रकार है। उसके बाद हमने परपरागण के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परागण जो होता है उसमें पुष्प कितने तरीके के हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि परपरागण के लिए जो बाह्य माध्यम की जरूरत पड़ती है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जब बात एक ही पौधे के लिए हो रही है तो पॉसिबिलिटीज है, संभावना है कि वहां से पराग कण जो है वो निकल के स्त्री केसर तक पहुंच जाए। लेकिन जब दो पौधे हैं, एक आम का पौधा आपके घर लगा है, दूसरा आपके दोस्त के घर लगा है, एक आपके आंगन में लगा है कोई पौधा और एक जो है आपके बाहर के बगीचे में लगा है, तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग पौधों में वो माध्यम होने से पौधों में क्या बदलाव होते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया आज के इस अध्याय में हम आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पहले की क्लास को आज की क्लास से कैसे रिलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि पौधों में पुष्प कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये पुष्प हम देखेंगे कि क्या उसमें स्वयुग्मन होता है या उसमें जो है कि परपरागण की प्रक्रिया भी हो सकती है। ये है आपके दो प्रकार के पुष्प, एक को हम कहते हैं उन्मील परागी और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरा कहलाता है अनुमील्य परागी। क्या मतलब है? उन्मील परागी का मतलब है कि जो पुष्प आप जनरली देखते हैं, जैसे आपने गुलाब देखा तो गुलाब क्या है कि पूरी खिली हुई है, उसकी नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण का जो स्थान है, मतलब जो उसका पुंकेसर है या कह सकते हैं जो उसका स्त्री केसर है, पुंकेसर है, वो क्या है, खुला हुआ है। तो ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं उन्मील परागणी। और वहीं पे कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिन्हें हम अनुमील्य परागणी कहते हैं। ये क्या फ्लावर्स होते हैं? वो ऐसे पुष्प होते हैं जो जिंदगी में कभी खुलते ही नहीं है, मतलब वो अपनी पूरी की पूरी मैच्योरेशन, जो परिपक्व अवस्था होती है, वो कली के रूप में ही बिता देते हैं। बात समझ में आ रही है कि क्या होता है? उन्मील जो पुष्प होते हैं या उन्मील जो परागणी होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पुष्प खुले होते हैं, इन्हें हम कहते हैं चेस्मोगैमी।
इन्हें हम क्या कहते हैं, चैज्मोगैमी। ये क्या होते हैं, जनरली आप जो भी पुष्प देखते हैं, चाहे आप गुड़हल देख रहे हैं, चाहे आप गुलाब देख रहे हैं, चाहे आप अमरूद का पुष्प देख रहे हैं या फिर आम का पुष्प देख रहे हैं, जो भी पुष्प क्या होते हैं, खुले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उन्मील परागणी। और वहीं पे एक कह सकते हैं एक अलग प्रकार की आपके पास पुष्प देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं अनुमील्य परागणी। ये क्या होते हैं, ये ऐसे पुष्प होते हैं जो जिंदगी में कभी खुलते ही नहीं है। तो भाई ऐसा पुष्प बना ही क्यों जो खुलना ही नहीं है। इस पुष्प का फायदा ये है कि क्या होगा कि जब इस तरीके से आप देखिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पुष्प है जो जिंदगी में कभी खुलता ही नहीं है, इस तरीके से बड कंडीशन में ही रहता है, तो इसके बड कंडीशन में ही यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे इसमें बनेगा पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पे पुंकेसर बनेगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका स्त्री केसर। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्त्री केसर। उसका क्या, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र वाली संरचना बनेगी। जब ये पुष्प कभी खुलेगा ही नहीं तो इसमें क्या होगा कि इसी पुष्प के अंदर जो नर युग्मक बनेगा, इसी पुष्प के अंदर जो नर युग्मक बनेगा वो इसी पुष्प के मादा युग्मक या कह सकते हैं इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो जो अनुमील्य परागी पुष्प होते हैं, इन पुष्पों में हमेशा स्वयुग्मन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमेशा स्वयुग्मन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पुष्प खुलेंगे ही नहीं तो ना तो इन परागण के पास रास्ता है कि ये बाहर जाए, ना तो इन वर्तिकाग्र के पास चांस है कि बाहर से कोई परागण अंदर आ पाए। बात समझ में आ रही, जैसे कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए वाला कॉन्सेप्ट समझिए कि इनको नेचर ने एक पॉड के अंदर, एक पुष्प के अंदर बंद कर दिया है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर इन्हें निषेचन करना है, इन्हें जो है कि अपनी सीड्स का जर्मिनेशन फॉर्मेशन करना है, बनाना है सीड, तो इन्हें इसी पुष्प के जो परागकण है उसी से पॉलिनेशन या उसी से परागण की क्रिया करानी पड़ेगी और इसी के बाद इसी पुष्प के नर युग्मक जो है वो मिल के आगे बीज का निर्माण करेंगे। तो ऐसे पुष्प को कहते हैं अनुमील्य पुष्प। और वहीं पे ऐसे पुष्प जो जनरली आप देखते हैं जो खुले होते हैं उन्हें हम कहते हैं उन्मील परागी पुष्प। मतलब कि जहां पे यहाँ वाले पुष्प में क्या है कि यहाँ पे स्वयुग्मन भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, स्वयुग्मन भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास सजात पुष्पी परागण भी हो सकता है, सजात पुष्पीय परागण भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है कि पर परागण की प्रक्रिया भी देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का ये कि ये हो अगर कोई खुला हुआ पुष्प है तो चांस है कि उसी पुष्प का, अगर कोई खुला हुआ पुष्प है जिसमें कि नर युग्मक भी बन रहा है, मादा युग्मक भी बन रहा है, तो चांस है कि उसी का पुंकेसर उसी की वर्तिकाग्र पर आ जाए। या फिर हो सकता है कि उस पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि उसी पौधे का कोई और पुष्प का परागकण जो है इस पे आ जाए, तो ये भी हो सकता है, जैसे हमने सजात पुष्प में पढ़ा था। या फिर हो सकता है कि साथ साथ में बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो एक पेड़ का उड़ के दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ का उड़ के तीसरे पेड़ पे, ये भी हो सकता है। लेकिन इनके पास इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वयुग्मन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं, बंद होते हैं। और अगर ये बंद है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को, स्वपरागण में भी स्वयुग्मन, स्वपरागण में भी सजात पुष्पी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, स्वयुग्मी में भी सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, स्वयुग्मन ही देखने को मिलेगा, सजात पुष्पी भी नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आए क्या मतलब है कि दो प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। एक पुष्प जो खुले होते हैं उनके पास चांस है कि वो किसी भी तरीके से परागण की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन वही पुष्प जो बंद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वयुग्मन करते हैं। ऐसे पुष्प को अनुमील्य परागी कहते हैं और जो उन्मील्य होते हैं वो खुले हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो एग्जाम्पल में क्या है कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें खुले हुए भी पुष्प बनते हैं और बंद पुष्प भी बनते हैं। तो ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो जो खुले हुए परागण है, जो खुले हुए पुष्प है, इनके वर्तिकाग्र पर अगर कोई परागण नहीं आया, इनके वर्तिकाग्र पर अगर कोई परागकण नहीं आया, तो कम से कम जो बंद वाले रहेंगे, जो क्लिस्टोगैमस रहेंगे, जो अनुमील्य परागी रहेंगे, वो तो बीज का निर्माण कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पौधा दिया गया है जिसमें आपको दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये खुले हुए पुष्प है, इसे हम क्या कहते हैं, उन्मील्य परागणी। और यहाँ पे अनुमूल्य परागणी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से बंद हुए पुष्प देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों प्रकार के पुष्प आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों प्रकार के पुष्प जब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे पौधे दोनों प्रकार के पुष्प का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि जो
खुला हुआ पौधा है, हो सकता है जैसे कि मान लीजिए हमने एक ही पौधे में 2 पुष्प बना दिए। एक ये हमारे पास पौधा था, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे इस तरीके से एक पुष्प बना दिया जो कि खुला हुआ है। क्या ही पुष्प लग रहा है, इस तरीके से एक पुष्प बनाया जो कि खुला हुआ है। और वहीं पे एक हमने नीचे के साइड में, अक्सर जड़ों के पास में ऐसे पुष्प होते हैं, एक ऐसा पुष्प बनाया जो कि इस तरीके से बंद अवस्था में है। मान लीजिए कि इसमें जो पराग कण बन रहे हैं वो तो उड़ के एटमॉस्फेयर में चला गया, पराग कण यहाँ पे जो बने वो उड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो हमारे पास वर्तिकाग्र वाला एरिया था वहां पे बाहर से कोई नहीं आया, तो ऐसे में तो यहाँ पे तो निषेचन होगा नहीं। जब यहाँ निषेचन नहीं होगा तो यहाँ बीज का निर्माण नहीं बनेगा, तो इस पौधे से क्या कोई बीज ही नहीं बनेगा। इसलिए इसने किस एडवांस टेक्निक बनाई है, एडवांस प्रक्रिया बनाई है, उसमें ये अपना खुद का बड बना के रखता है, मतलब पुष्प बनाता है जो कि खुलता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पराग कण रहेंगे उसको कहीं पे और जाने का रास्ता ही नहीं है, तो घूम फिर के कहाँ पे आएगा, अपने ही वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तो निश्चित रूप से पुष्प जो है बीज का निर्माण होगा। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पुष्प पौधे हैं जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। तो आपको 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जहां पे दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो लिखते हैं दोनों प्रकार के पुष्पों का नाम किस में होता है। पहला क्या है, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस है। दूसरा क्या है, वायोला, और तीसरा क्या है, कोमेलिना। ये 3 पौधे हैं जिनके अंदर जो है हमें दोनों प्रकार के पुष्प का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ऑक्सैलिस, वायोला और कोमेलिना। हिंदी में भी लिख सकते हैं ऑक्सैलिस, इस तरीके से आपके बुक में लिखा है ऑक्सैलिस, वायोला और कोमेलिना। इस तरीके से ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर चैज्मोगैमी मतलब उन्मूल परागणी पुष्प तथा अनुमील्य परागणी पुष्प, दोनों प्रकार के पुष्पों का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे आज का जो मुख्य विषय है जहाँ पे हम पर परागण के जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसे देखते हैं। दिया है पर परागण के अभिकर्मक या कारक कि जो पर परागण होता है, आपको याद होगा कि पर परागण में क्या होता है, एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधों के बीच में क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। मतलब कि अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो मान लो ये प्लांट है, ये भी मान लो गुड़हल का प्लांट है, ये भी मान लो गुड़हल का प्लांट है। तो इस गुड़हल के प्लांट में जो फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पे जो फ्लावर बना हुआ है, मान लो इसमें का जो नर युग्मक था वो इसके मादा युग्मक तक जब पहुंचता है तो ये क्या है, एक ही जाति के 2 पौधे हैं। यहाँ से यहाँ पे जो युग्मक का स्थानांतरण होता है इसे हम कहते हैं पर परागण। इसमें किसी और की जरूरत पड़ती है परागण की क्रिया के लिए, इसे हम पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब क्या बात होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक खुद से थोड़ी ना आएगा। किसने क्या किया कि ऑटो बुक कर लिया या फिर जो है कि क्या कहते हैं उबर वगैरह बुक कर लिया और यहाँ से यहाँ तक चला गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। या फिर अपने इसको फोन कर दिया कि आओ भाई तुम मुझे यहाँ से लेके यहाँ चले जाओ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसलिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, अलग अलग कारक काम करते हैं। उन्हीं कारकों के बारे में आज की विषय में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे दिया है कि परागण के अभिकर्मक वे सारे के सारे कारक या वो सारे के सारे अभिकर्मक जो नर युग्मक का या कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद का मादा के पास तक या परागकोश से परागकण को मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के काम करते हैं, उन सारे कारक को हम क्या कहते हैं, परागण के पर परागण के कारक। अब ये कितने तरीके के हो सकते हैं, अगर आप इसे मुख्यतः डिवाइड करेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो ये मुख्यतः 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला क्या है, अजीवीय कारक। पहला क्या है, अजीवीय कारक, और दूसरा क्या है, जीवीय कारक। मतलब अजीवी के नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कारक होंगे उनके अंदर जीवन नहीं होगा, बिना जीवन के होंगे, अजीवी कारक। तो अजीवी कारक के अंतर्गत भी 2 चीजें आती हैं। पहला है हमारे पास क्या, वायु, दूसरा है हमारे पास जल। आपके बुक में इसी सीक्वेंस में चीजें दी गई हैं। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड आपकी बुक में यूज किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन अभी हम उसे बहुत अच्छे से डिकोड कर लेंगे। तो क्या कहा गया है कि परागकण का पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए
अजीवीय कारक भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जरूर कर सकते हैं, या फिर जीवीय कारक भी इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। अजीवीय कारक में आपके पास दो ऑप्शन है, दो जो है अजीवीय कारक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो कि परागकण की क्रिया कराते हैं, पर परागण की क्रिया कराते हैं, वो है वायु और जल। स्वपरागण में कभी भी कारक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपना काम स्वयं कर लेता है, उसके नाम में ये क्या है, स्वपरागण, अपना परागण खुद से कर लेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर परागण में क्या है कि परागण के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अजीवी कारक भी पर परागण की क्रिया करा सकता है, युग्म का स्थानांतरण की क्रिया करा सकता है, और जीवी कारक भी करा सकता है। आज के इस अध्याय में हम इस अजीवी कारक के बारे में ही विस्तार में अध्ययन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अजीवीय कारक जो है वो प्रकृति में ज्यादा पर परागण कराते हैं या फिर जीवी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जो जीवीय परागण होते हैं, जो जीवीय कारक होते हैं, ये जो है मोस्टली जो है ज्यादा परागण की क्रिया कराते हैं। ज्यादा परागण जो प्रकृति में होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवी कारक। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन कराता है, मधुमक्खियां कराती हैं। मधुमक्खियां जो है एक बहुत बड़े रीजन में क्या कराती हैं, पर परागण की क्रिया कराती हैं, क्योंकि उन्हें शहद बनाना पड़ता है, तो वो एक दिन में बहुत सारे जो है पुष्पों पे विजिट करती हैं, घूमती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो भी परागण लगता है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण हो जाता है। अगर वहीं पे हम बात करें कि ठीक है अजीवी और जीवी में तो ज्यादा काम कौन करता है, जीवी करता है। सपोज करो कि 100% पर परागण की क्रिया में मान लो 90% जो पर परागण की क्रिया है वो कौन करा दिया, जीवी करा दिया। 10% सपोज करिए कि कौन करा रहा है, अजीवी करा रहा है। इसका कोई डाटा नहीं, ये मैं अपने मन से बता रही हूँ कि मान लो जितना परागण होता है उसमें से 90% जो है जीवी कारक करा देते हैं, 10% जो है वो अजीवी कारक कराते हैं। अब क्या है कि ये जो 10% जो है अजीवी कारक कराते हैं, इसमें से वायु ज्यादा कराता है कि जल ज्यादा कराता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा परागण क्रिया होती है वो वायु परागण के द्वारा होती है। जल परागण की प्रक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है। पूरे के पूरे जितने भी पौधों के बारे में हम जानते हैं उसमें 30 वंश ही ऐसे पौधों के हैं जिनमें जल परागण हम देखते हैं। 30 वंश ही ऐसे हैं जिसमें हम जल परागण की क्रिया देखते हैं। जल परागण के लिए क्यों इतना कम है ये भी हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि परागण जो है, पर परागण जो है उसके लिए क्या चाहिए, बाह्यतम कारक चाहिए, कोई बाह्य फैक्टर चाहिए। वो बाह्य फैक्टर जो है नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स, मतलब अजीवी कारक भी हो सकते हैं, जीवी कारक भी हो सकते हैं। अजीवी कारक में जो है दो प्रकार के कारक हो सकते हैं, वायु और जल। वायु कारक क्या है कि वायु जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जल, और जीवी और अजीवी को अगर हम कंपेयर करें तो जीवी में ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 90%, यहाँ पे 10%, मान लो यहाँ पे 10% से 7% से 8% तक यहाँ पे वायु से हो सकता है और 2 से 3% यहाँ पे जल से हो सकता है। ऐसे एक रेशियो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जीवी से अजीवी में भी कौन ज्यादा करता है, वायु वाला करता है, और जीवी में सबसे ज्यादा कौन करता है, मधुमक्खियां करती हैं। तो ये क्या है, ये एक ओवरव्यू है आपके पर परागण के बारे में। समझ में आ गया कि पर परागण के लिए जो अभिकर्मक चाहिए होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अजीवी तथा जीवी। अजीवी में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन, अजीवी में कौन कौन हो सकता है, वायु तथा जल। और वहीं पे जो है कि जीवी जो है आपके पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीवी है उसमें क्या हो सकती हैं, उसमें जो है कि आपकी मधुमक्खियां, पक्षियां, सरीसृप, गिरहली, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम समझेंगे कि वायु परागण क्या होता है और वायु परागण करने वाले पुष्पों में क्या कोई मुख्य अलग से कैरेक्टर्स होते हैं, वो पुष्प अन्य पुष्पों से अलग कैसे होते हैं। तो वायु परागण के पुष्पों के बारे में पढ़ने के लिए, मतलब ऐसे पुष्प जहां पे वायु परागण होता है, उसके बारे में समझने के पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ज्वार जो होता है, मक्का जो होता है, उसके पुष्प को देखा है? क्या आपने कभी मक्का के पुष्प को देखा है? चावल जो धान होता है उसके पुष्प को देखा है? आपने कभी गेहूं के पुष्प को देखा है? देखा है कभी? आपने कभी दूब घास के पुष्प को देखा है? इसमें से किसी पुष्प को आपने कभी देखा है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इनके पुष्प कैसे होते हैं।
और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके पुष्पों के बारे में हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो इतने सुंदर नहीं दिखते, इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते, उनमें कोई विशेष प्रकार की सुगंध नहीं होती, उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, हम उसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं करते। तो ऐसे सारे पुष्प जो होते हैं ये वायु से परागित होते हैं मोस्टली। एक बात मैं आपको बता दूं कि पौधे जो इतने सुंदर सुंदर पुष्प बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सके। और वो कीट को आकर्षित क्यों करना चाहते हैं, ताकि वो अपने परागण की क्रिया को पूर्ण करा सके। वो ना सिर्फ रंगीन कलर बनाते हैं, रात्रि में दिखने वाले पुष्प जो हैं, जो रात में खिलते हैं पुष्प, वो मुख्यतः सफेद रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें एक अलग ही स्मेल होती है। क्यों होती है? एक बहुत अच्छी स्मेल आपको उसमें अंदर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात्रि में आपको जो सबसे अच्छे से दूर से विजिबल कोई कलर होता है तो वो व्हाइट होता है। इसलिए देखो पुराने मूवीज में जो चुड़ैल वगैरह रहती थी वो व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी ताकि दूर से ही कोई देख के डर जाए। जस्ट जो कपाट रात में व्हाइट कलर जो है सबसे अच्छे तरीके से दिखता है। जितना भी लाइट कलर रहेगा वो अच्छे से विजिबल होगा, थोड़ी सी भी चांदनी रात होगी तो वो अच्छे से दिखेगा। तो कीटों को जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए कैसे कलर के होते हैं? हल्के कलर के होते हैं। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा स्मेल होती है। आप रात रानी देख लीजिए, आप परिजात देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो रात में खिलते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल होती है। इतनी अच्छी स्मेल होती है कि पूरा का पूरा सराउंडिंग महकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कीटों को रात में एक डायरेक्शन दे सके कि हाँ भाई यहाँ पे वो पौधा है या फिर वहां पे वो पुष्प है जहां से उन्हें मकरंद मिल सकता है, जिसकी सहायता से वो अपना भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वायु परागण पुष्प जो पौधे होते हैं इन्हें ऐसी कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हें किसी को आकर्षित नहीं करना है। इन्हें क्या करना है कि अपने परागकण को बनाना है, उसे हवा में छोड़ देना है भगवान भरोसे। मतलब अपनी तो नैया है राम के भरोसे। तो वायु परागण में होता यही है कि जो आपका परागण की क्रिया होती है वो राम भरोसे होती है कि हवा अगर चली और पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं कि वो जाके फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। देखिए गेहूं वगैरह में क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि गेहूं में हमने क्या किया कि एक हेक्टेयर के खेत में पूरा का पूरा गेहूं ही लगा दिया। जब वो उड़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पे तो पहुंच ही जाएगा किसी न किसी का। लेकिन अगर एक पेड़ यहाँ रहे, एक पेड़ बहुत दूर रहे, दूसरा पेड़ कहीं दूसरी जोर रहे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वायु परागण जो होती है वो कैसे होती है, याद कर लीजिएंगे कि अपनी तो नैया है राम के भरोसे कि यहाँ पे परागण हवा में छोड़ दिया गया। अब वो जाके कहीं छत पे गिरे, कहीं रोड पे गिरे, किसी के सर पे गिरे, किसी के नाक पे जाए, किसी के फूल पे जाए, किसी के पौधे पे जाए, कहीं भी जाए, उसे मतलब ही नहीं, बस उसे बना के छोड़ देना है। तो ऐसे पुष्प क्या होते हैं, ये गंधहीन होते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं होता है, कह सकते हैं सुगंधहीन होते हैं या सुगंध विहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? सुगंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। इनमें क्या होता है? मकरंद भी नहीं होता, मकरंद विहीन या मकरंदहीन होते हैं। इनमें कोई रंग नहीं होता, कोई स्पेशल कलर के इनके अंदर रंग नहीं होते। इसके साथ साथ इनके जो साइज होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे पुष्प होते हैं। छोटे छोटे पुष्प होने के साथ साथ ये अनाकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? अनाकर्षक, मतलब इनके अंदर कोई भी आकर्षण नहीं होता। कभी गेहूं के पुष्प को तोड़ के कभी अपने बाल में लगाया है, लेकिन सरसों का तो तोड़ के लगा लेते हैं, उसकी तो ज्वेलरी भी पूरी बना लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होते हैं? छोटे पुष्प होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं होता, कोई मकरंद नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर पक्षी कोई कीट क्यों ही आएगा। अब आपको अगर कह दिया जाए कि गेहूं के पुष्प को ले जाके किसी को गिफ्ट कर दीजिए तो आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ना तो इसमें सुगंध आती है, ना तो ये अच्छा दिखता है, ना तो बड़े बड़े साइज के फूल होते हैं। तो वायु परागण में ये सारी चीजें पौधे नहीं बनाता, क्योंकि उसे किसी भी कीट को आकर्षित करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं तो पौधा ये सारी चीजें बनाने में मेहनत लगेगी ना, पौधे की एनर्जी तो लगेगी, तो पौधा ये सारी चीजें करता ही नहीं है। इसे क्या करना पड़ता है? इसे ज्यादा संख्या में परागकण बनाना होता है, ज्यादा संख्या में परागकण का निर्माण करना होता है। ज्यादा संख्या में क्या होता है? परागकण निर्माण जो है वो ज्यादा संख्या में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा में 1 लाख छोड़ दो परागकण, क्या पता 1 तो पहुंच जाए। जितना ज्यादा परागकण रहेगा पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा रहेगी कि क्या पता फीमेल तक 1-2 तो पहुंच जाए। तो इसमें क्या होता है? परागण की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये पुष्प जो होते हैं ये गुच्छों में होते हैं, ये पुष्प जो है गुच्छों में होते हैं। आपने वो देखा है, आपने मक्का का पौधा देखा है, तो मक्के के पौधे में क्या होता है? ऊपर जो है
इस तरीके से टैसल्स निकलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ऊपर से ऐसा टैसल्स निकलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, देखा होगा कभी। जब थोड़ा सा पौधा मैच्योर हो जाता है तो इसे हम लोग गाँव में कहते थे कि जो है कि मक्के में जीरा निकल गया, आप लोग क्या क्या कहते हैं नहीं पता। तो ऐसे जो संरचना बनती है ये क्या होता है, ये इसका नर जननांग होता है, मतलब ये पुष्प का क्या है, नर जननांग है। और जो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पत्तियों के साथ क्या होता है, ऐसे एक संरचना निकली होती है, यहाँ से जो है भुट्टा बनता है और यहाँ पे ऐसे बाल जैसे संरचना निकली होती है। तो ये क्या है, ये इसका मादा भाग है, मतलब नर भाग यहाँ है, मादा भाग यहाँ है। तो जरूरी नहीं है कि नर भाग और मादा भाग हमेशा साथ साथ में रहे, पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो जो ऊपर ब्राउन ब्राउन दिखता है वो उसका नर पुष्प होता है, और यहाँ पे जो ग्रीन संरचना जैसे आप ऐसे छीलते हैं तो कहते हैं बुड्ढी का बाल निकला, वो क्या है, वो उसका स्टिग्मा और स्टाइल है, मतलब वर्तिका और वर्तिकाग्र है। और जहाँ पे बीज बनता है वो उसका क्या है, वो उसका क्या कह सकते हैं, वो उसका अंडाशय है जहां पे बीज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पूरी संरचना मिलकर क्या बनाती है, पूरा का पूरा फल बनाती है। समझ में आया। देखिए बायो की भाषा में जहां पे भी निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होगा, बीज के चारों तरफ ओवरी का जो भाग होगा वो फल का निर्माण करता है। हम उसे सब्जी कहते हैं, अनाज कहते हैं, जो है कि फल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारी जनरल बोलचाल की भाषा है। लेकिन जहां पे भी बीज के चारों तरफ ओवरी की जो वॉल होती है वो हमेशा फल का निर्माण करती है। ये हमारे वनस्पति विज्ञान की भाषा है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे दिया है कि पुष्प जो है गुच्छों में रहेंगे, इनके परागकण की संख्या ज्यादा रहेगी, पुष्प अनाकर्षक होंगे, मकरंद विहीन होंगे, सुगंधहीन होंगे, और क्या क्या फीचर हो सकते हैं कि इनका जो वर्तिकाग्र होगा, इनका जो और क्या क्या हो सकता है कि जो हमारे पास परागकण हैं, जो हमारे पास क्या है परागकण है वो हल्के होंगे, परागकण क्या होंगे, हल्के होंगे, चिपचिपा जो है इसमें कोई चिपचिपाहट नहीं होगी, चिपचिपाहट विहीन होंगे, मतलब एकदम बिल्कुल ड्राई होंगे, शुष्क होंगे, हल्के होंगे और शुष्क होंगे। शुष्क होने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्तिकाग्र होगी, हमारे पास जो वर्तिकाग्र होगी वो क्या होगी, वर्तिकाग्र जो है उस पे रोम युक्त संरचना होगी। कैसी होगी, रोम युक्त संरचना होगी, मतलब रेशेदार संरचना होगी। जैसे आप वो जो है कि बॉटल साफ करने वाला ब्रश देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कि एक डंडी होगी, उसमें क्या होंगे, सब तरफ से रोए निकलेंगे, ताकि अगर कोई भी परागकण यहाँ पे आ जाए तो उसकी वजह से वो आसानी से वहां से चिपक सके, वहां पे फंस सके। तो चिपचिपाहट होती है आपके किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, और उसमें क्या होता है, रोम रोम संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि वो परागकण अगर आ जाए तो उसे होल्ड करने में सहायता करे। जो आप देखते हैं कि बाजरे में इतना ऊपर ऊपर से टैसल्स निकले, जो बाल की तरह निकला रहता है, वो उसका क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल होता है, ताकि वहां से वो उसे एक्सेप्ट करे और पूरा का पूरा पोलन जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज हो जाए। उसके बाद क्या दिया है, वर्तिकाग्र जो है रोम युक्त होते हैं, पर जो आपका क्या कह सकते हैं कि परागकोश है, परागकोश एवं वर्तिकाग्र जो है ये बाहर की ओर लटकी हुई होती हैं। वर्तिकाग्र जो है ये बाहर की ओर लटकी होती हैं, बाहर की ओर लटकी होती हैं। क्यों लटकी होती हैं, ताकि जितना ज्यादा ये पुष्प के बाहर होंगी, हवा चलेगा तो वो इतने अच्छे से हिलेंगी, तो जो परागण है वो दूर तक जाएंगे, या फिर ऊपर ऊपर से कोई परागण जा रहा है तो वो आसानी से कैच कर पाएंगे। आपने क्रिकेट में देखा होगा अक्सर क्या होता है, जो जिस देश से क्रिकेटर्स काफी लंबे लंबे होते हैं उनका कोई कैच छूटता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो कहीं से भी कैच पकड़ लेते हैं। तो जिसकी हाइट कम होगी, 5-6 फुट का होगा, बेचारा कितना ही पकड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हमारे पास वर्तिकाग्र की जो साइज है वो लंबी होगी, वो पुष्प के बाहर निकला रहेगा, तो परागकोश को वो पकड़ पाएगा ज्यादा। ये सब एक तरीके का क्या कह सकते हैं, एडेप्टेशन है, एक तरीके से चेंज है, जो कि वायु परागण को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम में आता है। क्या क्या होता है, सुगंधहीन, मकरंदहीन, क्योंकि एनर्जी खराब नहीं करनी, छोटे छोटे पुष्प होते हैं क्योंकि किसी को आकर्षित नहीं करना है, तो अनाकर्षक होते हैं। परागकण की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं परागण की क्रिया के जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं बहुत कम होती हैं। परागकण छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं। वर्तिकाग्र जो है वो रोम युक्त होते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र जो है बाहर की ओर लटकी हुई होती हैं। ये सब क्या है, कुछ लक्षण है जिसकी सहायता से वायु परागण जो है आसानी से हो पाता है। अगर मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊं तो ये क्या है, ये गेहूं की एक पूरी की पूरी फली है। तो यहाँ पे जितने भी सीड दिख रहे हैं वो सब के सब क्या थे, एक मादा पुष्प थे। ये पूरा का पूरा क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे पुष्पों का गुच्छा था। ये इतना हरा रहता है, जब स्टार्टिंग में बनता है तो इसमें बीए नहीं बनते, ये पुष्प होता है, लेकिन हम लोग कभी इसे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये आकर्षक नहीं है, इसमें से कोई सुगंध नहीं आती। तो ऐसे पुष्प क्या करते हैं, वायु परागण करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो
इनके जो क्या कह सकते हैं पराग कोष होते हैं, ये हवा में इस तरीके से लटके होते हैं, हवा में ऊपर तक लटके होते हैं, ताकि यहाँ से अगर कोई पोलन जाए तो बहुत दूर तक पहुंच पाए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो वर्तिकाग्र है वो क्या है, रोए युक्त उसके ऊपर संरचना है, वो बॉटल साफ करने वाले ब्रश की तरह दिख रहा है ना, ताकि अगर यहाँ से कोई भी पोलन जाए तो ये इसमें आके फंस जाए। ठीक है, तो वायु परागण की क्रिया यहाँ पे कराने के लिए ये इनके अंदर संरचनात्मक चेंजेस होते हैं। ये देखिए, ये कह सकते हैं, ये कहाँ पे गया भाई, ये क्या है, ये मक्के का जो है कि नर भाग है। यहाँ पे मक्के का जिसे हम लोग जीरा कहते हैं, जो ऊपर लगा रहता है, वो वाला हिस्सा है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत सारे पराग कण जो है हवा की सहायता से यहाँ से गिर रहे हैं, और अब ये हवा में फ्रीली मूव करेंगे, और अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो इसमें क्या होगा, इसमें बीए बनेंगे, अगर नहीं पहुँचेगा तो नहीं बनेगा। अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर आप मक्का लगा है तो उसका क्या करिए, इसको सबको क्या करिए, बांध दीजिए किसी पन्नी की सहायता से, किसी भी चीज की सहायता से क्या करिए, इसको पूरा का पूरा रैप कर दीजिए, ताकि ये जो नर कह सकते हैं परागकण है वो यहाँ पे स्त्रीकेशर पे ना आ पाए। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक भी बीज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे परागण की क्रिया नहीं होगी। तो ये क्या है, ये इसका मादा जनन अंग है, या मादा कह सकते हैं स्त्रीकेसर है, और ये क्या है, ये इसका पुंकेसर है। तो यहाँ पे इस तरीके से वायु परागण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टिग्मा कैसा है, फेदरी है, वर्तिकाग्र जो है वो पंखनुमा है, जबकि जो जनन अंग है, नर जनन अंग जो पुंकेसर है, वो हवा में किस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है। इसे हम कहते हैं अनावृत परागकोश, या फिर जिसे हम कहते हैं वर्सेटाइल एंथर। अब बात आती है जल परागण की, कि वायु परागण में तो ठीक है भाई, हो गया। अब जल परागण में इतना कम क्यों होता है? पहली बात कि जल में रहने वाले जो जलीय पौधे होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जल में मुख्यतः कौन से पौधे रहते हैं? जलीय पौधों की संख्या कम होती है। जल में मुख्यतः क्या क्या रहता है? ब्रायोफाइट होता है, एल्गी होता है, मतलब शैवाल होता है, और टेरिडोफाइट। ये तीन जो ग्रुप है पौधों के, इनमें क्या होता है, इनमें जो है कि इनमें जो नर युग्मक का स्थानांतरण होता है वो जल की सहायता से होता है। इनमें क्या होता है? नर युग्मक स्थानांतरण जल की सहायता से होता है, जल की सहायता से होता है। मुख्यतः क्या कह सकते हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पे जो नर युग्मक का स्थानांतरण होता है, चाहे वो एल्गा हो मतलब शैवाल हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, यहाँ पे जल के माध्यम से होता है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, इनका चाहे जैसे हो, हमें पढ़ना है पुष्पीय पादप मतलब आवृत बीजी पौधों में जल की सहायता से क्या युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। तो हाँ, ये प्रक्रिया होती है। ये मुख्यतः 30 वंशों के अंतर्गत देखी गई है। जो पुष्पीय पादप के वंश हैं, जिसे हम जीनस कहते हैं, 30 वंशों में जल परागण देखने को मिला है, जल परागण देखने को मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो आपने कमल देखा है, या आपने जो कुमुदिनी देखी है, या आपने जो टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, बंगाल का आतंक हाइकेंथियस जिसे कहते हैं, क्या इन पौधों में जल परागण होता है? क्योंकि ये तो जल में रहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं। क्या होता है? अगर एक पॉन्ड है, इस तरीके से पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या है, किस तरीके से प्लांट पूरे जो है, मान लो कमल के प्लांट इसमें पूरे के पूरे भरे हैं, लेकिन कमल जो खिलता है वो पानी के ऊपर इस तरीके से खिलता है। कमल जो है पानी के ऊपर खिलता है, और उसमें सुगंध भी होता है, उसमें रंग भी होता है। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पे जीवीय कारक जो है वो क्या कराते हैं, यहाँ पे जीवीय कारक जो है परागण की क्रिया कराते हैं। जलीय परागण सिर्फ उन पौधों में होता है जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए होते हैं। जलीय परागण मुख्यतः उन पौधों में होता है जो पूर्ण रूप से जल के अंदर विहीन होते हैं, जलमग्न होते हैं। जिन पौधों के पुष्पीय संरचना या जिन पौधों का जनन अंग जो है वो जल के ऊपर होता है, उनमें जनरली क्या होता है, जीवीय परागण देखने को मिलता है। क्योंकि पानी अब ऐसा थोड़ी नहीं करेगा कि जैसे वो वाली सीन याद है आपको कि जब जो है कृष्ण जी को उनके पिताजी जो है नदी पार, यमुना पार करा के लेके जा रहे थे, तो उनके पैर को छूने के लिए पानी जो है ऊपर तक आ रहा था। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि परागण की क्रिया करानी तो पानी कहेगा कि चलो अच्छा जो है कि फ्लावर को नीचे कर लो, परागण करके फिर ऊपर छोड़ देंगे। ऐसा तो होता नहीं है। अगर फ्लावर जो है वो प्लांट के ऊपर है, जनन अंग जो है पौधों जल स्तर के ऊपर है, तो वहां पे जल परागण नहीं होगा। जल परागण उन्हीं पौधों में होता है जो पूर्ण रूप से जल के अंदर विहीन होते हैं।
ठीक है। आपके सिलेबस में 3 ऐसे पौधों के नाम दिए गए हैं जो कि जल परागण करते हैं। उनमें है वेलिशनेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला। 3 ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जल परागण की क्रिया देखने को मिलती है। अब जल परागण में होगा क्या कि एक आपके पास जलीय स्तर मतलब जल होगा, मतलब मान लो तालाब है, नदी है, कुछ भी है, इस तरीके से क्या है, मान लो आपके पास जलीय संरचना है। यहाँ पे मान लो इसके बेस में क्या है, पौधे लगे हुए हैं। इसमें से क्या होगा कि मान लो ये नर युग्मक है, नर युग्मक बहते बहते जाएगा, अगर उसे मादा युग्मक कभी मिल गई, कहीं मिल गई, अगर वो बाई चांस मिल गया तो यहाँ पे परागण की क्रिया हो सकती है। अब ये बात आती है कि जल परागण कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने वायु परागण में कहा था कि वायु में परागकण को छोड़ दो, अगर भगवान भरोसे वो पहुंच गया वर्तिकाग्र तक तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, कोई और पहुंच जाएगा, या फिर वहां पे बीज का निर्माण नहीं होगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा भगवान भरोसे चीज चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं जल परागण। जल परागण में भी वही होगा कि पानी में छोड़ दो, अगर वो मादा के स्त्री केसर तक पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं जिंदगी भर बहता रहेगा और उसकी गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परागकण की एक जीवन क्षमता होती है। उस जीवन क्षमता के बाद अगर वो वर्तिकाग्र पर पहुंच भी गया तो उसमें जो है पराग नली का निर्माण नहीं होगा, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन नहीं होगा। तो यहाँ पे उनकी जीवन क्षमता के अंदर ही, जब तक उनकी जीवन की क्षमता है, जब तक वो पराग नली बना सकते हैं, उसके अंदर, उसी समय अंतराल के अंदर ही उन्हें जो है पहुंचना पड़ता है वर्तिकाग्र पर। अब जल परागण जो है वो मुख्यतः 2 तरीके से हो सकते हैं। जल परागण जो है वो मुख्यतः 2 तरीके से हो सकते हैं। एक है जल की सतह पर, जल की सतह पर, और दूसरा क्या है, जल के अंदर, जल के अंदर या जल के भीतर। अब जल के सतह का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वाटर बॉडी है, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई भी चीज है, इसमें क्या है कि जल की सतह पर, जैसे मान लो कोई पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब इसे परागण करना होगा ना, तो इसका जो है, जिसकी जो फीमेल वाली संरचना है वो क्या हो जाएगी, जल की सतह पर आ जाएगी। मान लो इसकी जो पुष्प है, जो मादा जननांग है, वो क्या होगी, जल की सतह पर आ जाएगी। दूसरा क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास नर पौधा है, तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से, मान लीजिए नर पौधा है, तो यहाँ पे मान लो परागकोश है, तो ये क्या करेगा, पानी में छोड़ देगा, ये हल्के होते हैं तो जल की सतह पर आ जाएंगे। अब पानी की बहाव से ये वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिगर लगाया है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जल परागण जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक है हमारे पास जल की सतह पर, और दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, जल की अंदर या जल के भीतर। जल की सतह में क्या है कि यहाँ पे देखिए एक वाटर बॉडी है, वाटर मतलब जल है यहाँ पे, और जल में क्या है, यहाँ पे 2 पौधे लगे हुए हैं। ये पौधा जो है ये मादा पौधा है, और ये पौधा जो है ये नर पौधा है। देखिए क्या हो रहा है कि जब जनन की अवस्था होती है कि लंबी संरचना बनाती है कौन, मादा जनन अंग जो होती है, और ये कहाँ पर आती है, जल की सतह पर आ जाती है, जल की बिल्कुल सतह पर आ जाती है। लेकिन वहीं पे नर जो पुष्प है वो क्या करता है, वो यहीं पे क्या करता है, नर पुष्प बनता है, और ये नर पुष्प यहाँ से क्या करता है, अपने नर युग्मक को क्या करता है, छोड़ देता है। अब नर युग्मक हल्के हैं, तो जो चीजें हल्की होती है वो सरफेस पे आती हैं, तो नर युग्मक यहाँ पे सरफेस पे आ गया। अब पानी बह रहा है, तो पानी बहते बहते यहाँ पे भी पहुंचेगा, तो अगर ये यहाँ पे पहुंच गया, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये नर युग्मक जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, और यहाँ से जो है कि नर युग्मक, यहाँ पे जो है परागण की क्रिया पूर्ण हो सकती है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कहलाता है कि जल की सतह पर जो जल की सतह पर जो परागण होता है वो प्रक्रिया इस तरीके से होती है। ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कहाँ पे, वेलिशनेरिया पौधे में ये जो संरचना है ये देखने को मिलती है। और दूसरी संरचना क्या है कि ये है पूरा का पूरा हमारे पास वाटर, ये है पूरा का पूरा वाटर। इसमें क्या है कि जो नर युग्मक है वो भी जल के अंदर पूरा का पूरा मतलब कि जल के अंदर ही उपस्थित है, और जो मादा है वो भी जल के अंदर उपस्थित है। नर युग्मक ने क्या किया, यहाँ से जो है कि अपना नर युग्मक, जो नर जनन अंग है वहां से नर युग्मक बना निकला, और ये जो है मादा तक पहुंच गया। तो चाहे ये संरचना सरफेस पे हो सकती है, लेकिन जब सतह पर होगी तो सिर्फ और सिर्फ मादा जो जनन अंग है वो सतह पर जाएगी, नर जनन अंग वहीं से जहाँ पे इसका निर्माण होगा, जहाँ पे बनागा, वहीं पे जो है कि नर युग्मक को रिलीज करेगा, परागकण को रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों जो है पानी में रहेंगे और दोनों जो है रिलीज करेंगे। समुद्री जो घासें होती हैं जैसे जोस्टेरा वगैरह हो गया, वहां पे इस प्रकार का जल परागण देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए परागण के बारे में। हमने देखा कि परागण की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, अजीवी परागण तथा जीवी परागण। अजीवी परागण में हमने देखा कि 2 चीजें हो सकती हैं, एक वायु परागण, दूसरा जल परागण। वायु परागण में जो पुष्प होते हैं उनकी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्या क्या उनमें अडेप्टेशन हो सकती है, हमने देख लिया। जल परागण जहाँ पे
होता है वहां पे दो प्रकार से जल परागण हो सकते हैं, एक जल की सतह पर और दूसरा जल के तलहटी पर या फिर जल के अंदर जलमग्न होकर। अब किसमें क्या होता है, वेलिशनेरिया जो है जल की सतह पर करता है, जोस्टेरा वगैरह जो है जो समुद्री घासें होती हैं वो जल के अंदर ही करती हैं। तो याद हो गया होगा क्या क्या चीजें होती हैं। मॉडिफिकेशन याद कर लीजिए कि वायु परागण में किस किस तरीके की पुष्प पाए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम जीवी कारक खत्म कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से परागण के बाद पराग नली का निर्माण होता है, फिर किस तरीके से निषेचन होता है, वो सारी चीजें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।